इस दुनिया में भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं है, भूख से बड़ा कोई समस्या, कोई अभिशाप नहीं है। जब भूख लगती है तो और जो भूख का जो दर्द होता है वो शायद वो दर्द होता है कि कभी कभार चेहरे पे तो उतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस होकर ना दिखे, लेकिन मन में और आदमी के दिमाग के ऊपर, माइंड के ऊपर, मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर, मेंटल एबिलिटी के ऊपर उसकी जो चोट पहुंचती है वो शायद चोट ऐसी होती है जो कि ईयर लॉन्ग का, एक लाइफ लॉन्ग टाइम का आपको एक स्कार छोड़ के जाती है, उस इवेंट्स के जो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ G20 समिट 2024 के बारे में, जो कि अभी जस्ट हमें देखने को मिल रहा है कि रियो डी जेनेरियो में यहाँ पर जिसका समापन हुआ है। एंड इसके समापन में अगर हम सेंट्रल थीम के बारे में बात करते हैं, जो रियो डिक्लेरेशन, उसके बाद जॉइंट यहाँ पे जितने भी हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे इस G20 समिट में शामिल हुए थे, उन सभी के अगर हम जॉइंट डिक्लेरेशन को देखते हैं, रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन 2024 की बात करें, तो एक सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर निकल कर आता है जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। यानी कि मनुष्य जीवन की दो सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए एक नए अलायंस का, एक नए आई वुड से मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हम 2030 तक जो गरीबी है और ये जो भूख की समस्या है इसको काफ़ी हद तक मिटाएंगे। चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, फाइनेंशियल एड देकर करें, चाहे हम अलग अलग टेक्नोलॉजी देकर करें, और चाहे हम साइंटिफिक डेटा के आधार पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन करके करें। जिस भी फ्रंट पर करना होगा हम करेंगे। और ये जो भूख की समस्या है, इस भूख की समस्या को FAO संबंधित जितने भी राज्य हैं, FAO के जितने भी सदस्य राज्य हैं, उन सभी राज्यों को FAO के ग्लोबल मैप से, ग्लोबल हंगर मैप से यहाँ पर हटाना है, रिप्लेस करना है, रिमूव करना है। रिप्लेस तो नहीं सर, रिमूव करना है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का BPSC स्टडी IQ के इस YT प्लेटफॉर्म पे। एंड मैं अमन वर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ आज के दिन का एंड हमारे समाज का आई वुड से सबसे प्रेसिंग और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, दैट इज़ द हंगर एंड पॉवर्टी। तो अगर हम इस अलायंस के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, हमको देखने को मिलता है इन अ हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन, ठीक है, इन एन हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन द G20 लीडर्स कमिट टू टैक्सिंग बिलियनियर्स, टैकलिंग इनइक्वालिटीज़ एंड टेकिंग द क्लाइमेट एक्शंस। अलग अलग थीम के ऊपर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे ऊपर डिस्कशंस हुआ है, जहाँ पे मेन थीम अगर हम बात करें तो मेन थीम के तौर पर इस बार हमको देखने को मिला है हंगर एंड पावर्टी। ये जो हंगर बढ़ रहा है, ये जो पावर्टी बढ़ रही है, इस पावर्टी, इस हंगर को हमको देखने को मिलता है कि हम कंप्लीट कैसे करेंगे। बात करिए समिट के बारे में, तो ये समिट का आयोजन कब कब हुआ था, तो याद रखिए ये एक 2 दिवसीय समिट थी, जिसका आयोजन हमें देखने को मिलता है कि 18 एवं 19 नवंबर 2024 को हुआ था, और जिसका समापन हुआ है विथ द रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन 2024। और रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन 2024 के बारे में यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस डिक्लेरेशन में बेसिकली हमको 3 सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम देखने को मिलता है। तो उस थीम में कौन है? पहले थीम को हम देखें तो पहला थीम हमको कहता है सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। तो यानी कि ये जो डिक्लेरेशन हमको एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल कर आया आफ्टर दिस मीटिंग हैज़ बीन कंक्लूडेड, तो यहाँ पे एक ज्वाइंट जो डिक्लेरेशन हुआ, उस डिक्लेरेशन में एक सबसे बड़ा थीम हमको देखने को मिलता है हंगर एंड पॉवर्टी। एंड इसको किस प्रकार से पूरा विश्व, पूरे G20 लीडर्स एक साथ मिलकर अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अगेंस्ट में फाइट करने वाले। सेकंड इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिकॉज आज के डेट में जो जलवायु परिवर्तन है, ये आज के डेट का सबसे प्रेसिंग मुद्दा है, अब जिससे हम क्या है, हम अपनी आंखें नहीं मोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस बार का जो COP29 की अगर हम बात करें तो COP29 जो कि अभी आपको अजरबैजान बाकू में हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक बात तो साफ हो चुकी है, जो मीथेन इमिशन था ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे थे, अब मीथेन इमिशन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमको देखने को मिल रहा है कि 2024 शायद वो पहला ईयर होने वाला है जहाँ पर हम जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो एक हमारा लेवल हमने मार्क बना रखा था, इस लेवल को सर याद रखना 2024 में प्रोबेबली फर्स्ट टाइम हम ब्रीच करने वाले हैं, इस लेवल को हम ब्रेक करने वाले हैं। तीसरे तौर पे अगर देखा जाए तो बात किया जाता है जो भी हमको आज के डेट में ग्लोबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नजर आते हैं, प्राइमरी दिस इज फोकस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऊपर ये फोकस है, जो कहता है कि आज के डेट का, आज के जो मॉडर्न डे वर्ल्ड है, उसके जो एस्पिरेशंस हैं और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को आज के डेट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं दर्शाता है। तो इसमें रिफॉर्म्स होने की आवश्यकता है, और इस चीज़ को यहाँ पे प्रेसिंग
इस चीज़ को यहाँ पर प्रेस अपने तरफ से भी किया है, जितने भी G20 के लीडर्स हैं उन सभी में। लेकिन इन सभी में जो सबसे बड़ा मुद्दा और एक सबसे बड़ा जो चीज़ हमको देखने को मिला है वो देखने को मिला है अंडर थीम 1 द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। इस ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है, तो याद रखना इसका लक्ष्य है कि पूरे विश्व से क्या है सर, हमको क्या करना है, पूरे विश्व से जो हंगर है ना सर, ये जो भूख की समस्या है इसको 2030 तक हमको क्या करना है, इस भूख की समस्या का सर, ये जो हंगर है जहाँ पे लाइन में लगे हुए किसी के पास कुछ नहीं है, ये जो हंगर की समस्या है, इस हंगर की समस्या का निवारण हमें कब तक कर देना है, तो इस हंगर की समस्या का निवारण सर हमें 2030 तक करना है। ठीक है, और इसके लिए हमको जो भी ग्लोबल एफर्ट्स लगेंगे जो आज के डेट में हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो साइलोज में हो रहे हैं, अलग अलग कंट्री अलग अलग तौर तरीके से कर रहा है, वहाँ पे एक सर ग्लोबल एफर्ट लगा के 2030 तक इस हंगर की समस्या को हमें क्या करना है, इस हंगर की समस्या को हमें समाप्त कर देना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं, तो याद रखिएगा इसमें टोटल हमको देखने को मिलता है कि 148 सदस्य हैं। जी हाँ, इस ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी में कुल हमको कितने सदस्य देखने को मिलते हैं, तो कुल हमको सर 148 सदस्य देखने को मिलते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो जो 82 कंट्रीज़ हैं, साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन शामिल है, यूरोपियन यूनियन शामिल है, 24 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, एंड उसी के साथ 9 इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 30 फिलैंथ्रोपिक्स एंड NGOs भी शामिल हैं। यानी कि एक अलग अलग मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म के तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं, जहाँ पे जिस फील्ड की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसी भी एफर्ट को साकार करने के लिए सभी चीज़ों को क्या किया गया है, एक जगह इंक्लूड किया गया है। बात करें कि सर इसके अगर सबसे पहले अगर सदस्यता यहाँ पर किसी ने ग्रहण किया था, तो सबसे पहले हमको देखने को मिलते हैं 2 देश, उनका नाम है सर ब्राज़ील, और ब्राज़ील के साथ हमको देखने को मिलता है बांग्लादेश, जो कि ये 2 राज्य थे जिन्होंने सबसे पहले हमको देखने को मिलता है, जिन्होंने सबसे पहले आपको ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को अपना पॉवर्टी में एक सदस्य राज्य के तौर पर यहाँ पर खुद को जिन्होंने जोड़ा था। उसके बाद अब प्रश्न आता है कि क्या सर इंडिया का क्या है, क्या इंडिया इसका एक सदस्य राज्य है या नहीं है, क्या इंडिया इसका एक मेंबर है या नहीं है, तो सर याद रखना इसका जवाब है यस। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, भारत हमको इसका एक सदस्य राज्य के तौर पर देखने को मिलता है। क्या है सर, भारत यहाँ पर हमको इसके एक सदस्य राज्य के तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यदि हम आगे चलते हैं, ठीक है सर, अब यदि हम आगे चलते हैं तो सर जिस प्रकार से मैंने एम बताया, जो भी जितने भी नेशंस हैं उनको फूड एंड एग्रीकल्चर FAO के जो हंगर मैप है ना, वहाँ से 2030 तक कंप्लीटली रिमूव कर देना है। यानी कि सर यहाँ पे हमको नील लेकर आना है, ये नील होना चाहिए, यहाँ पर एक भी कंट्री का नाम यहाँ पर शामिल नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा टारगेट लिया है किसने, तो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी ने लिया है। ठीक है, अब यदि हम आगे चीज़ों को देखें, ठीक है, अगर इस अलायंस को हम देखें कि सर ये अलायंस क्या क्या करेगा, तो ध्यान रखिएगा ना, ये अलायंस बेसिकली हमको 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, ये जो अलायंस है सर, ये अलायंस हमको देखने को मिलता है कि बेसिकली ये 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब सर हमने कह दिया है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, तो हम पूरे देश को ना FAO का जो हंगर मैप है वहाँ से हटा देंगे। तो सीधे नाम इरेज करने से होगा ही नहीं, और हम यहाँ बैठकर न्यूयॉर्क में बैठकर चिल्लाते रहें उससे भी नहीं होगा। सर हर एक कंट्री को ग्राउंड जीरो के ऊपर काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, तो उसके लिए हमको नज़र आता है कि जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सभी को अपनी पब्लिक पॉलिसीज़ इंप्रूव करनी होंगी। उनको उस प्रकार का पब्लिक पॉलिसी चलाना होगा जिससे ये जो हंगर की समस्या है, ये हंगर की समस्या का समाधान हो सके। सर कुछ एग्जाम्पल्स दो जिससे हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर पाए। अरे चलाओ ना, हमारे पास बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या सर? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अंत्योदय योजना, मिड डे मील स्कीम। इस प्रकार की जितनी स्कीम्स है जिससे व्यक्ति का पोषण उभर सकता है, जिससे हंगर की जो समस्या है इसका निवारण हो सकता है, ऐसे और ज़्यादा स्कीम्स हमको क्या है, तो आज के डेट में इस प्रकार के और ज़्यादा स्कीम हमको चाहिए। अब दूसरा क्या है सर, केवल और केवल यहाँ से भी काम नहीं बनेगा। सेकंड फ्रंट पे हमको क्या करना है, तो सेकंड फ्रंट हमको आता है सर नॉलेज, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डेटा
एंड टेक्नोलॉजी फॉर एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम अलग अलग स्कीम सिर्फ निकालेंगे ना फिर भी काम नहीं चलेगा सर। अरुणाचल का नीड अलग होगा, सिक्किम का नीड अलग होगा, इंडिया का नीड अलग होगा, ब्राज़ील का अलग होगा सर, लेबनान का अलग होगा, इजराइल का अलग होगा। तो हमको क्या करना है, एक साइंटिफिक तौर तरीके से आगे बढ़ना है, जहां पर हम जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, ये पॉलिसीज क्या होगा सर, ये पॉलिसी हमको देखने को मिलता है ये सारे के सारे पॉलिसी डेटा ड्रिवन होंगे, ये सारे के सारे पॉलिसी बिल्कुल वैज्ञानिक तौर तरीके से लिए जाएंगे। अब क्या सर यही दोनों से काम बन जाएगा? नहीं सर, इतना बड़ा लार्ज स्कीम चलाना है, धन की समस्या आएगी, हाँ कि ना सर, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, एकदम आएंगे सर। तो तीसरा हमको देखने को मिलता है फाइनेंशियल। मैंने कहा था ना, मेंबरशिप देखोगे तो बहुत सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इजीली हैं। आप ये दोनों करो, यहाँ पे भी तीसरा सपोर्ट देने के लिए हम तैयार हैं। लार्ज स्केल रिसोर्स मोबिलाइजेशन करके जितनी फंडिंग चाहिए आपको, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पस ऑफ अमाउंट चाहिए, लो हम खड़ा हैं, हम आपको सॉफ्ट लोन के तौर पे दे रहे हैं। लेकिन इस हंगर की समस्या को हम सभी को, G20 कंट्री जितने हैं सभी को मिलकर विश्व से 2030 तक क्या करना है सर, 2030 तक हमको समाप्त कर देना है। क्या करना है सर, 2030 तक हमें समाप्त कर देना है। इसके लिए हमने सर अलग अलग गोल भी रखे हैं, सीधे नहीं सर कैसे ही काम कर देंगे। हमने काम गोल रखा है कि हम 500 मिलियन पीपल को, जी हाँ 500 मिलियन लोगों तो हम क्या करेंगे, तो 500 मिलियन लोगों तक हम पहुंचेंगे 2030 तक और उन्हें फाइनेंशियल एड देंगे सर, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। ठीक है, उन्हें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे, जोड़ेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, क्योंकि पैसा नहीं आता है तो पहला मार जो है वो दो चीज़ पे पड़ती है। एक पड़ती है भूख के ऊपर, आदमी अपना भूख मारता है, और दूसरी पड़ती है सर शिक्षा के ऊपर। इन दो चीज़ों को हमको जड़ से मिटाना है। तो सर हम नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे धन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसी के साथ क्या है सर, हमको देखने को मिलता है कि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है ना, वहाँ पे 150 मिलियन ऐसे बच्चों को 2030 तक हमको पहुंचकर क्या करना है, वहाँ पे जो हंगर रेट्स है उन हंगर रेट्स को यहाँ पर रिड्यूस करना है। साथ ही हमको डॉलर्स में जो मल्टीलैटरल बैंक्स के द्वारा जो फंडिंग हो रही है उस फंडिंग्स को भी हमको और ज़्यादा इंक्रीज करना है। ठीक है, अब बात यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। मैंने कह दिया हंगर कंप्लीट करना है, हंगर कंप्लीट करना है, हंगर हटाना है। क्या होता है हंगर, बताओ सर क्या है हंगर? क्या है सर भूख? क्या है सर, क्या है भूख? तो अगर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं FAO की समस्या है सर, FAO के मैप से हटाना है। तो आज वो देखते हैं कि FAO ही हमको क्या कहता है कि हंगर, ये भूख जो है, ये भूख एग्जैक्टली है क्या। तो याद रखना, अगर इस भूख के बारे में बात करते हैं तो FAO डिफाइन करता है हंगर एज फूड डिप्राइवेशन, अंडर नॉरिशमेंट, एज हैबिचुअल कंजम्पशन ऑफ टू फ्यू कैलोरीज टू प्रोवाइड द मिनिमम डाइटरी एनर्जी। आपका जो हाइट है ना, आपका जो वेट है, उसके अकॉर्डिंग ना एक फिक्स्ड आपको कैलोरीज का इंटेक होना चाहिए फूड में। आप चाहे जो भी प्रॉब्लम है, आप वो खाना नहीं ले पाते, ठीक है, आप उससे कम खाते हो, इसी को वो क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हंगर। और धीरे धीरे क्या होता है, ये माल न्यूट्रिशन धीरे धीरे इससे बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि सर आज के डेट में क्या हमारे पास कोई इंडेक्स है सर जो हमको ये बताता है कि सर ये किस राज्य में हंगर कितना ज़्यादा है और कौन सा राज्य हंगर के किस स्थान पे खड़ा है? जी हाँ सर, एक ऐसा इंडेक्स है हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्या कहते हैं सर, जिसको हम कहते हैं आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये किसके द्वारा पब्लिश हो जाता है, तो ये पब्लिश होता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश किया जाता है, जो कि ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल पे जो हंगर्स के लेवल्स हैं उन लेवल्स को यहाँ पर क्या करता है, ट्रैक करता है। बेसिकली ये जब ट्रैक करता है ना तो चार चीज़ें देखता है। जब ये रिपोर्ट बना रहा है हर एरिया का, तो कुछ ना कुछ तो गेग करेगा ना सर, कुछ ना कुछ तो करेगा नोट। तो चार चीज़ें देखता है। अंडर नॉरिशमेंट कितना है, बताया ना मैंने कि आपको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, अंडर नॉरिशमेंट आपको कुपोषण देखने को मिलेगा। दूसरा है कि सर चाइल्ड स्टंटिंग का जो रेट है आपके एरिया में ये कितना है, चाइल्ड वेस्टिंग का रेट कितना है सर, यानी कि आपकी जो वजन है ना वो कितना होना चाहिए था, उसके अनुपात में वजन कितना कम है। और चौथा हमको देखने को मिलता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो आपके एरिया में कितने हैं। तो चार चीज़ें देखता है, अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड उसी के साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन चार आधारों पे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है। अब बात आती है क्या सर, इंडिया तो बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चला रहे हैं सर, हम बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर रहे होंगे। नहीं सर, अभी की अगर 2024 की इंडेक्स के बारे में मैं बात करता हूं तो 127 कंट्रीज में भारत का स्थान 105 आया है।
क्या है सर, भारत का स्थान 105 आया है, यानी कि भारत जो हंगर के लेवल में है वो हमको देखने को मिलता है। भारत अभी आपको एक्सट्रीम सीरियस लेवल ऑफ हंगर से क्या है, गुजर रहा है। एंड इंडिया यहाँ पे आगे के लोगों के साथ नहीं खड़ा है, हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के साथ खड़े हैं जहाँ पे चैलेंजेस और फ्रंट पे भी, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये एक साइन भारत के लिए अच्छा नहीं है। उसी के साथ यदि हम आगे चले, सब कुछ क्या है, G20 के ग्रुपिंग में हुए हैं, तो G20 के ऊपर प्रश्न आ सकता है कि G20 में क्या है, कितने कंट्री शामिल है सर। तो ये ग्रुप ऑफ 20 माना जाता है, ये प्रिसाइजली 20 से ज़्यादा है। कैसे, हमको देखने को मिलता है कि सर अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मैक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, उसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स है, और एक हमको यूरोपियन यूनियन देखने को मिलता है जिसमें सर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, और दूसरा हमको देखने को मिलता है अफ्रीकन यूनियन। मैं अफ्रीकन यूनियन पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सर याद रखना ये एक न्यू एंट्री हुई है। कब सर इसकी एंट्री हुई है, तो इसकी एंट्री हमें सर वर्ष 2023 में देखने को मिलता है। तो यहाँ से इसलिए ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का बन जाता है। ठीक है, सो याद रखिएगा, दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। जल्दी मिलते हैं एक और अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऐसा ही पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।